हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज टीआरबी प्रोग्राम के 7th डे में। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो कितना पहले से चेंज हुआ है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये अभी हमने पहले भी हमारे वीडियोस में डिस्कस किया था। मैं आपको बताता हूँ कि आज जो क्वेश्चंस जहाँ से हमने बनाए हैं वो दो मेजर एरियाज से हमने बनाए थे। पहला पार्ट था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाला जो पोर्शन है, जिसमें मार्केटिंग मिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मिक्स, ई कॉमर्स, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स। दूसरा पार्ट जो था वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट, एफडीआई, एफआईआई से रिलेटेड। यहाँ जो आप ग्रीन में पार्ट देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट का मतलब वो है था जो पहले से ही हमारे सिलेबस में था, मतलब पहले से मतलब 2018 के सिलेबस में भी था। रेड पार्ट ऐसा पार्ट है जो नया एड ऑन किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पहले नहीं थे और अब एड ऑन किए गए हैं। तो चूंकि हमेशा हमने एक ट्रेंड देखा है कि जब भी कोई नया क्वेश्चन, नया टॉपिक ऐड किया जाता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। तो इस वजह से आपने जो क्वेश्चंस आज देखे होंगे हमारे इसमें क्वेश्चन सेट्स में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है जिसको हम चर्चा करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि शेयर होल्डर्स के, स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं उनके पास जो शेयर हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाना। वो वैल्यू तभी बढ़ सकती है जब बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय स्टेक होल्डर्स। क्योंकि जब जब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो शेयर होल्डर, चूंकि शेयर का मतलब होता है, शेयर जो एक शाब्दिक अर्थ को अगर मैं देखूं तो जिसका हिस्सेदारी हो, तो हिस्सेदारी वाला का हिस्सा कब बढ़ेगा? जब ओवरऑल ग्रोथ होगी। तो इसलिए जब ओवरऑल ग्रोथ को देखेंगे तो अपना शेयर होल्डर का स्टेक भी बढ़ेगा। तो इसमें आप देखिए दूसरी चीज आप जो यहाँ लिख सकते हैं वो चीज ये भी है कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कॉस्ट। मतलब जितना उसकी कीमत है और जितना उसको बनाने में कॉस्टिंग लग रही है उसके बीच में जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जब बढ़ने लगेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो स्टेक नेटवर्थ है वो भी बढ़ने लगेगी। तो नेटवर्थ बढ़ेगी तो बिजनेस की नेटवर्थ बढ़ने से स्टेक होल्डर की भी, शेयर होल्डर की नेटवर्थ बढ़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोशन मिक्स। देखिए प्रमोशन मिक्स, जब भी आप इस मैनेजमेंट के स्टार्टिंग वाले जो दो पोर्शन मैंने जो डिस्कस किए उसके अंदर बहुत सारे मिक्स पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। तो जहाँ जहाँ मिक्स आएगा उसका मतलब क्या होता है कि प्रमोशन को करने के कितने कितने तरीके, जब मिक्स का मतलब वो कितने कितने तरीके से मतलब है, तो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या हुआ कि किस किस तरीके से मार्केटर जो है वो मार्केटिंग अप्रोच, किस किस तरीके की मार्केटिंग अप्रोच लगाएगा जिससे प्रमोशन को ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो वही यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे कि प्रमोशन मिक्स इज अ सेट of different marketing approaches that marketers develops to optimize promotional efforts and reach a broader audience। तो अब प्रमोशन का तरीका क्या क्या हो सकता है? देखो एडवर्टाइजिंग जो एक जनरल तरीका होता है जिसमें डायरेक्ट पैसा देके एडवर्टीजमेंट करा जाता है, अलग अलग मीडियाज होते हैं उसके बाद दूसरा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग से खुद प्रमोट करना या किसी चीज़ के लिए सीधे ही प्रमोशन करना, सेल्स का प्रमोशन करके और पब्लिक रिलेशन से। तो ये चार तरीके के कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। तो आपको आंसर्स में लिखना क्या है, एक तो बेसिक डेफिनेशन आपको लिखिए इसके अंदर और साथ ही साथ में आप ये कोशिश करिए कि ये कंपोनेंट्स भी लिखें। इस कंपोनेंट्स को लिखने से आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ई मार्केटिंग। जैसे हम ई कॉमर्स सुनते हैं, ई कॉमर्स साइट्स हम देखते हैं, तो उसी तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट में जिसमें कॉमर्स के लिए ई लग गया तो उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया जिसके थ्रू कॉमर्स हो रहा है। सिमिलरली मार्केटिंग में भी जब वो मार्केटिंग ई मीडिया के फॉर्म में होने लग जाए तो वो ई मार्केटिंग कहलाती है। तो ई मीडिया के फॉर्म में मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे कोई मार्केटिंग कर रहा है तो दिस इज ए पार्ट ऑफ ई मार्केटिंग। आपका कोई विजुअल वीडियो बना के कहीं टेली सिस्टम पे या कंप्यूटर वेब सिस्टम पे उसको प्रमोट कर रहा है तो दैट इज ई मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन
पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा टूल्स टू सोर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी सोल प्रोप्राइटरी, अगर कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि मैं ही ओनर हूँ और मेरी एक इंडस्ट्री है, तो मैंने वहाँ पे अपना बहुत सारा पैसा लगा रखा है, तो पैसा लगाना तो एक तरीके का फाइनेंसिंग मैंने अपने सिस्टम में कर रखी है। पर जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके यहाँ पे पैसे की ज़रूरत ज़्यादा भी पड़ती है, उनको एक्सपेंशन के लिए भी पैसा अलग अलग सोर्सेज से चाहिए होता है। तो वो सोर्सेज कौन से होते हैं, उसी के लिए क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको कोर्सेज में ये सोर्सेज में आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है, उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। स्पेशल फंक्शन इंस्टीट्यूशंस की देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके थ्रू पैसा जो है वो सिस्टम में आता है। लीजिंग कंपनीज होती हैं, फॉरेन रिसोर्सेज होते हैं, रिटेन अर्निंग्स होती हैं। तो आप इसमें अगर ये जो कीवर्ड्स हैं अगर इनको मेंशन करेंगे अपने आंसर्स में, तो योर आंसर विल बिकम मोर पावरफुल और अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का जो मतलब है वो इसके नाम में ही छिपा है, प्रेफरेंस और शेयर। प्रेफरेंस मतलब जिसको प्रेफरेंस दी जाए, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें अगर जब भी कोई कंपनी में जिसके पास भी जिन स्टेक होल्डर्स के पास में इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस देके उनको डिविडेंड जो है वो पहले दिया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है, तो उसमें से अगर जो हिस्सा देना है तो पहले इनको दिया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी जो भी कुछ बचेगा एसेट्स, तो वो इनको बाकी लोगों के साथ में शेयर किए जाएंगे। तो ये मैं यहाँ जो चूँकि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड और बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड आंसर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको टू द पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको पूंजी की लागत भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो कंपनी अपना अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे जो रिटर्न एक्सपेक्ट करती है, तो वो चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यू इक्विपमेंट खरीदा है या कंस्ट्रक्ट कर रही है एक नई बिल्डिंग को, तो उसको लगाने से जो कंपनी को फ़ायदा होगा या जो चीज़ रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रही है अपने उस इन्वेस्टमेंट से, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको जनरली कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से के दोनों के समेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, मतलब जो प्रेफर्ड और एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया था कि मिक्स जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होगा कि जो भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब मार्केटिंग है तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब किस किस तरीके से मार्केटिंग की जा सकती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग मिक्स इज अ जनरल फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू मेक इन द होल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस टू मार्केट। मतलब किन किन एस्पेक्ट्स पे मार्केटिंग करके, जब भी मार्केटिंग के बारे में, अवधारणा के बारे में मतलब सोचती है कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, तो उसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इसके 4 P's की बात कर रहे हैं तो 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अभी अगर मैं आपको देखिए यहाँ पे जूम करके अगर मैं दिखाता हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, देखिए अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हर पी का एक एक मतलब क्या क्या मतलब है उसका भी देखो, समझिए इसको। प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि व्हाट डज द कस्टमर वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, कोई कस्टमर है उस प्रोडक्ट से क्या चाहता है, उसमें क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, कौन उसके कस्टमर्स होंगे, उसका साइज़ क्या हो, उसका लुक कैसा हो, उसका ब्रांड कैसा हो, उसके कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स किस तरीके के होंगे। तो मतलब दीज आर दी एस्पेक्ट्स जो मार्केटिंग में जब प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी है कि ये एक्सप्रेस किया था, ये वर्ड जो एक्सप्रेस किया था वो मैकार्टी ने किया था, तो आप उसको मेंशन करेंगे तो एक बेनिफिट आपको, मतलब एक पॉइंटर, उसमें एक हाफ ऑफ द मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेगा। प्राइस के एस्पेक्ट को देखें तो प्राइस के एस्पेक्ट में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द बायर, उसको अपनी देखेंगे कि क्या ये कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, कोई डिस्काउंट जो है वो ट्रेड कस्टमर्स को ऑफर किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, इसका प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटर से किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा। प्लेस के एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो भी प्रोडक्ट हम ले जा रहे हैं उसको बायर्स जो है वो कहाँ पे देखना चाहेंगे, मतलब कहाँ से खरीदना चाहेंगे, क्या वो किसी स्टोर को देखना चाहेंगे या ई कॉमर्स को देखना चाहेंगे, तो उसके लिए जो मार्केटिंग है वो किस तरीके से की जानी चाहिए,
हमें क्या उसको मार्केट करने के लिए उस जगह में सेल्स बढ़ाने के लिए क्या सेल्स फोर्स की आवश्यकता है या नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से देखते हैं। तो मतलब दीज आर द एस्पेक्ट्स जो मार्केटिंग के दौरान अलग अलग जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, और अभी हमने देखा कि प्रमोशन है, प्रमोशनल टूल्स में भी आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर भी हम ये देखते हैं कि किस किस तरीके के प्रमोशन करने चाहिए। आपने देखा होगा कि सेकंड जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। तो प्रमोशन मिक्स में आप ये देखेंगे कि किस किस तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं, उसके क्या एडवर्टीजमेंट का क्या तरीका होना चाहिए, उसको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसमें ये 4P का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू ई कॉमर्स। मैंने अभी ई मार्केटिंग आपसे डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी ये बताया था कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स जनरली जो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो वो कॉमर्स मतलब वो व्यापार जो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाए। तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी अगर आप रोज़मर्रा में जैसे अमेज़ॉन को देखते हैं या आप फ्लिपकार्ट को देखते हैं, पेटीएम को देखते हैं, बहुत सारे इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम ई कॉमर्स करते हैं। तो उनकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर आपको लगता है तो वो सहूलियत है कि आपको अपना जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गया है, उसमें आपको टाइम कम लगता है, उसकी कॉस्ट का आपका रिडक्शन हो गया है, एडवर्टीजमेंट आसान है, मार्केटिंग आसान है, उसकी कस्टमर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्रोडक्ट का बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बीच में भी कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस में भी कंपेयर कर सकते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स, आज मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है और मुझे लगता है कि अभी खरीदनी है, तो मुझे किसी स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसको कुछ कहीं कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टोर में जाके ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे को उस ई प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। और इसमें सबसे एक और अच्छी बात ये है कि सेवरल पेमेंट मोड्स में मिलते हैं, आप EMI पे भी खरीद सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकते हैं। तो दीज आर दी, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ केस पे, क्योंकि यूजिबिलिटी में अपने को बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हम खुद देखते हैं, तो उसके आधार पे भी आंसर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII। देखिए ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन जो अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे तो उसमें FDI मेंशन था, FII मेंशन नहीं था। बट FII और FDI दोनों इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो चाहे भले ही मेंशन नहीं हो, बट FII वाज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ दैट आइडिया। अब उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है। तो FDI क्या होता है, जिससे इसका टर्म जो है प्रत्यक्ष निवेश और आपका इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो FII होता है। तो FDI क्या होता है कि जिसके अंदर खुद जाके, मान लो मैं अगर कोई किसी जगह पे दूसरी कंट्री में जाके कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो जब मैं वहाँ खुद जाके उस चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छा हो और लॉन्ग टर्म हो। FII क्या होता है कि मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे शेयर के थ्रू या अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी लॉन्गिटिविटी जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो मैं हो सकता है कि अगर थोड़े टाइम बाद में अगर मेरे को जब लगे कि यहाँ का जो मार्केट है वो क्रैश कर रहा है या मेरे को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मैं निकाल के चला जा सकता हूँ वापस, उसमें से पैसा निकाल लेता हूँ। तो FDI इसलिए प्रेफरेबल होता है क्योंकि उससे आपकी कंट्री में, मतलब जिस भी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो एसेट क्रिएशन होता है। तो एसेट क्रिएशन आपके लिए यहाँ ना केवल रेवेन्यू जनरेट करता है, बट साथ ही साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। इसलिए FDI इज़ मोर प्रेफरेबल इन टर्म्स ऑफ if you look at the long term perspective of the economic perspective of the country। FII जो है वो आपको जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो जल्दी से उपलब्ध करा देती है, और FII जो है वो उसकी स्टेबिलिटी, जैसे क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए हो सकता है कि आउटलुक, अगर आपकी कंट्री का आउटलुक ऐसा हो जाए कि जहाँ पे आपको लगता है कि एकदम से रिसेशन आने वाला है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना पैसा जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनको नुकसान कम हो। पर FDI में जब उसने कोई कंपनी यहाँ लगा दी तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए FDI इज प्रेफरेबल। तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन FDI एंड FII। लास्ट क्वेश्चन इज लॉजिस्टिक्स मिक्स। देखिए वापस से मिक्स, तो लॉजिस्टिक्स मिक्स, अगेन द टर्म मीन्स वेज ऑफ लॉजिस्टिक्स,
कैसे कैसे होते हैं, तो वो होता है लॉजिस्टिक्स मिक्स। तो ये चूँकि लॉजिस्टिक्स जो है वो खुद एक सिस्टम अप्रोच का पार्ट है, कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टम अप्रोच का पार्ट है। लॉजिस्टिक्स क्या कहते हैं वैसे तो ये वर्ड बना है लॉजर से, लॉजर वर्ड यूज़ करते थे। लॉजर का जो टर्मिनोलॉजी है इट इज़ रिलेटेड टू आर्मी वॉरफेयर और मिलिट्री वॉरफेयर से। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि आप पूरी एक सप्लाई चेन में सिंगल मतलब एक एंड टू एंड सॉल्यूशन की जो बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स मटेरियल मूवमेंट्स पूरे पूरे बिजनेस प्रोसेस के अंदर शुरुआत से लेके एंड तक और उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को भी लॉजिस्टिक्स कहते हैं। मतलब उसको अगर अपन लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन को एक दूसरे तरीके से देखें तो अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें देखिए इंफॉर्मेशन फ्लो सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर अपन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दूसरे किसी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो कोई प्रोसेस है उसमें अगर मान लो मैं बायर हूँ और मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो वहाँ ऑर्डर रजिस्ट्रेशन से ऑर्डर चेकिंग से लेके ऑर्डर प्रोसेसिंग और फिर ऑर्डर पहुँचाना, मतलब ये एक पूरा एक प्रोसेस है। फिर अब ये तो मैंने एक किसी भी विंडो से, चाहे ई कॉमर्स का माध्यम हो चाहे मैंने किसी स्टोर पे लिया हो, फिर वो ऑर्डर जाता है वेयर हाउसिंग पे। वेयर हाउसिंग में अलग अलग स्टेप होता है, मटेरियल का स्टोरेज किया हुआ होता है, फिर वहाँ से उसको लोडिंग करते हैं, उसकी हैंडलिंग करते हैं, उसको डिस्पैच करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं, उसको वहाँ से उठा के लेके जाएगा, पिक करेगा, ड्रॉप करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो दीज आर द पार्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल करता है। अब जो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि अब उस वेयर हाउस में कितने सामान रखा हुआ है, कितनी की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्लानिंग करनी होती है, कस्टमर सर्विस ऑब्जेक्टिव्स को देखना होता है, तो वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। पैकेजिंग हैंडलिंग, पैकेजिंग जो है वो एक अलग पार्ट है। आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर आप सिर्फ इस चीज़ को समझिए, आप अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को करने से लेके उसके एंड तक जो प्रोसेस है उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी होता है। रिवर्स लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार हमारा कोई प्रोडक्ट हमने खरीद लिया और वो प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव आ गया या अच्छा नहीं है, उसका तो वापस रिप्लेसमेंट करने की साइज़, वो जो हम चाह रहे थे, हमने कोई टी शर्ट खरीदा और उसकी साइज़ वैसी नहीं है जैसी हम उसको चाह रहे थे, तो उसको हमें वापस से जो है कंपनी को लौटाना है। तो उसका भी एक मैकेनिज्म, जो पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट्स, वो ऑर्डर प्लेस वापस से रिक्वेस्ट प्लेस करेगा उसको लौटाने से लेके वो वापस वहाँ कंपनी तक पहुँचे और उसका जो रिफंड आएगा, उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो आई होप कुछ कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, वो आपके आंसर्स लिखने में आपके हेल्पफुल होंगे और आप ऐसे ही लिखते रहिए। आने वाले वीडियो में हम जो नेक्स्ट कल के क्वेश्चंस हैं उसमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट को 3 डेज में डिवाइड किया गया है, तो आज पहला दिन था। आने वाले 2 जो पार्ट हैं उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे और आई होप कि जो कीवर्ड्स हमने अभी डिस्कस किए हैं ये आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप राइटिंग, थैंक यू।